है ना। और उससे भी पहले हम ये समझेंगे कि इतिहास कैसे बनता है, इतिहास को कैसे समझा जाता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के कुछ स्रोत होते हैं। इस प्रकार से इतिहास को जाना जाता है। उसमें एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत होते हैं, फिर दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत होते हैं, और तीसरे होते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। इन तीन चीजों का को मिला के हर एक देश का अपना एक इतिहास तैयार होता है। राइट। तो इन तीन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। कोई भी चीज, मतलब कोई भी विषय का इतिहास जब हम देखने जाएं तो ये सारी चीजें काम में आती है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों ने यहाँ पे जो मुलाकात लिया है उस आधार पे उन्होंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो। तो पुरातत्व जो चीजें होती है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। तो उसमें अभिलेख देखे जाते हैं, किसी ने कुछ लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने लिखे कि बाबरनामा है, तो बाबर ने लिखा है कोई पुस्तक, है ना। तो उस हिसाब से कोई उस समय की बातें सब लोग जानेंगे। ऐसे अपने महर्षि वेदव्यास जी ने उस समय महाभारत लिखा था, तो महाभारत काल में ये जो जो कुछ भी हुआ है वो सब लोग हम जानते हैं ना, अभिलेख। फिर सिक्के, उस समय के जो मुद्रा के रूप में जिसको उपयोग में लिया जाता था। आज के समय में आ, आज के समय में हम क्या उपयोग में लाते हैं, हम दो चीजें उपयोग में लाते हैं। जो गांधी जी के चेहरे छपी हुई जो नोट होती है वो, और फिर सिक्का, है ना। दो चीज है वर्तमान समय में। भविष्य में 100 साल के बाद इस समय में किस प्रकार से वो थे और किस व्यक्ति का इस समय में प्रभाव रहा था, ये जानने के लिए क्या जाना जाएगा कि उस नोट पे गांधी जी का चित्र है। तो क्या सोचेंगे लोग कि उस समय में लोग गांधी जी को बहुत मानते थे, है ना। ऐसा सोचेंगे ना, ऐसे। तो उस समय के जो सिक्के होंगे, जिस समय के वो उपलब्ध होंगे, तो उसमें क्या उसमें दिखाया गया है, क्या चिन्हित है, उस आधार पर सब सोचेंगे कि उस समय में किस विचारधारा को माना जाता था। फिर स्मारक, स्मारक होते हैं ना। जैसे कि अभी अभी जो आप लोगों ने न्यूज में सुना हो कि मनमोहन सिंह गुजर गए, तो उनका स्मारक बनाया गया है कि नहीं। स्मारक बनाते हैं, स्मारक के आसपास में कुछ उनकी स्मृतियां वगैरह लिख देते हैं। तो 100 साल के बाद जब वो कोई आएगा यहाँ पे देखने के लिए, तो देखेगी ये मनमोहन सिंह कौन थे भाई। तो ऐसे बहुत सारे स्मारक हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक भी है ना, हमारे अहमदाबाद में। तो आएंगे, उनको देखेंगे तो पता चला अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल ये व्यक्ति थे। बात समझ रहे हो क्या होता है स्मारक। फिर चित्रकला। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मंदिरों में, पुराने मंदिरों को आपने भी देखने गए होंगे, और वहां पे ऐसे चित्रकला वहां पे देखने को मिलती है। फिर उन्होंने शिल्प कला मिलती है हमें, है ना। तो उसके जो पत्थर होते हैं जो फिर भूकंप वगैरह के कारण वो गिर जाते हैं, फिर नीचे से निकलते हैं और देखते हैं कि भाई ये किस काल के हैं। तो उसे देख के डिसाइड करते हैं सब। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो इस प्रकार से पुरातत्व आधार पे रेफरेंस लिया जाता है। तो ये हुआ एक। दूसरा हुआ साहित्य, है ना। साहित्य भी महत्वपूर्ण चीज होती है इतिहास को जानने के लिए, कोई भी विषय का। मैं अभी कॉमन बातें कह रहा हूं, मैं अभी योग के ऊपर नहीं आया हूं। ठीक है। तो साहित्य, साहित्य भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिससे समझ में आता है। आज देखो, गांधी जी ने सत्य का प्रयोग ऐसा पुस्तक लिख के गए, बराबर। तो उसमें जो कुछ भी हम पढ़ेंगे तो हम सोचेंगे ना, अच्छा उस काल में ऐसा था। वर्तमान समय में अमेरिका जाना बहुत बड़ी बात कहलाती है, पर उस समय पे दक्षिण अफ्रीका जाना वो बहुत बड़ी बात कहलाती। उस समय पे अमेरिका जाने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। ये हमने कैसे जाना,
साहित्य है, उन्होंने उस समय के व्यक्ति गांधी जी ने अपने बारे में जो कुछ भी लिखा तो पता चला ना। बात समझ रहे हो? तो ऐसे प्रूफ होते हैं। तो ऐसे साहित्यिक प्रूफ भी होते हैं। ये साहित्यिक प्रूफ दो प्रकार के होते हैं। ये एक तो देशी साहित्य होता है और एक विदेशी साहित्य होता है। हमारे ही देश के लोग हमारे बारे में हम लिखे तो वो देशी साहित्य है। जरूरी नहीं कि धार्मिक है या गैर धार्मिक है। वो कोई नहीं बात अभी चल रही है, अभी इतिहास के बारे में बात चल रही है सिर्फ। और बाहर के जो लोग व्यवसाय के लिए अपने वहां आएंगे अपने देश में, और इस देश के बारे में जो कुछ भी जानेंगे और कुछ लिखेंगे और अपने देश के लोगों को कुछ बताने के लिए लिखेंगे और उनको बताएंगे भविष्य में 100 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद या अनेकों साल के बाद जब हम उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो भी हम जानेंगे ना कि इस देश में उस समय पे ये होता था। करेक्ट? तो ये हुआ विदेशी साहित्य। राइट? तो ये जो देशी साहित्य जो होता है देश का अपने वहां के लोगों के द्वारा लिखा गया साहित्य, वो दो प्रकार का। एक तो गैर धार्मिक, मतलब कि जिसमें सभी प्रकार के टॉपिक्स आएंगे, है ना। और दूसरा होता है धार्मिक साहित्य, है ना, जिसमें धार्मिक और आध्यात्मिक चीजें बताई गई होंगी। करेक्ट? अब दूसरा है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में बहुत सारे लोग आए हमारे भारत देश में और भारत देश के बारे में अच्छा अच्छा ही बोलते गए हमेशा। बुरा बहुत कम बोले हैं, क्योंकि यहाँ बुरा कुछ था ही नहीं, है ना। अच्छा ही थी। तो यूनान के देशों के लोग भी आए, चीन के लोग भी आए, अरब के लोग भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांस के लोग भी आए, है ना। बहुत सारी कंट्री, लगभग सभी कंट्री के लोग आके व्यवसाय करके चले गए और अपने अपने देश में भारत क्या होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो वो साहित्य आज भी पढ़ा जाता है और जज किया जाता है कि उस समय पे उस कालखंड में ऐसा ऐसा यहाँ पे होता था। अब देसी साहित्य क्या होता है, गैर धार्मिक और धार्मिक। गैर धार्मिक क्या होता है? गैर धार्मिक मतलब कि जो साधारण साहित्य, जैसे कि पुस्तकें जो होती है, जैसे कि आप समझ लो कि कोई भी धर्म या अध्यात्म के अलावा के जो कोई साहित्य होता है वो, है ना, जिसमें कुछ भी हो सकता है ना। वो सारी चीजें। और धार्मिक साहित्य क्या होता है? धार्मिक साहित्य पहले के समय में कौन लिखा करते थे? एक वर्ग था ब्राह्मण वर्ग जो लिखा करते थे, और एक वर्ग था ऋषि वर्ग जो कहा करते थे, है ना। फिर बाद में ब्राह्मण लोग ही उसे लिखा करते थे, तो इसलिए ब्राह्मण साहित्य। अब क्या हुआ कि दो परंपरा चली, आस्तिक परंपरा और नास्तिक परंपरा। अब वो अपने आगे समझेंगे हम। आस्तिक परंपरा क्या होती है कि जो वेद को मानने वाले हैं वो आस्तिक कहलाए, वेद को नहीं मानने वाले हैं नास्तिक कहलाए, है ना। वेद को मानने वाले जो लोग हैं उसको, उस साहित्य को ब्राह्मणों ने रचा। और वेद को न मानने वाले लोग जो थे, जो जैनिज्म को मानने वाले, बौद्धिज्म को मानने वाले, फिर चारवाक के मत को मानने वाले और विचित्र विचित्र मत को मानने वाले, उन लोगों ने भी साहित्य रचा, है ना, अपने अपने लोगों के लिए, अपने अपने समुदाय के लोगों के लिए। तो वो भी तो साहित्य है ना वास्तव में। तो वो साहित्य भी रचा। तो बौद्ध लोगों ने अपने जो समुदाय के लिए बौद्ध साहित्य रचा, जैन लोगों ने अपने समुदाय के लिए जैन साहित्य रचा। ऐसे ही अलग अलग समुदाय के छोटे छोटे समुदाय, जो वेद को न मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी अपना अपना साहित्य रचा और उस हिसाब से समझा। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि कबीर ने कबीर के जो दोहे बनाए, बराबर, तो उसमें से उस कालखंड में लोगों की सोच क्या थी, लोगों के विचार क्या थे और लोग की व्यवस्था क्या थी वो समझ में आती है ना। इसी प्रकार से मैं कह रहा हूं। तो
धार्मिक साहित्य ये होता है, और गैर धार्मिक साहित्य कुछ भी होता है। हर एक का अपना अपना ओपिनियन, आप लिखो मैं लिखूं हम सब लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और जो बनता है वो गैर धार्मिक साहित्य, विदेशी साहित्य। अब इतिहास इन सारी चीजों को इकट्ठा करके, उस समय के चीजों को इकट्ठा करके आज के समय के कोई व्यक्ति जो कि इतिहासविद कहलाता है ना, वो कुछ लिखता है, एक पुस्तक तैयार करता है, तो वो क्या कहलाएगा? इस समय का इतिहास। मध्य कहते हैं ना, वो आपको पुस्तक में मिलती है, मध्ययुगीन काल का इतिहास। अंग्रेजों के समय का इतिहास लेखक नीचे लिखा हुआ होता है ना वो। समझते हो कि समझ सकते हो ना, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों को, इतिहास कैसे तैयार होता है। अब ये जो चीजें सामग्री के साथ जो तैयार हुआ है, ये रेफरेंस बन जाएगा, और यही रेफरेंस आगे आने वाले लोगों के लिए इतिहास का ग्रंथ बन जाएगा। करेक्ट? तो ऐसे इतिहास और इतिहास की ग्रंथ तैयार होते हैं। ये फंडामेंटल बात इसलिए समझा रहा हूं जिससे आप लोग योग का इतिहास कैसे तैयार हुआ होगा वो समझ पाओ। बराबर, हमारा विषय योग है ना,